pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये क्या होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? तो अब समझो, आपने ना बहुत बार बहुत जगह ये नाम सुने होंगे, सार्क, अंकटाड, एशियन, नाफ्ता, है ना, लेकिन हमें कभी याद नहीं होते। मास्टर्स में भी हम सिर्फ पेपरों के लिए रट्टा मार लेते थे। लेकिन अब समझो इस चीज को कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन ग्रुप्स होते कैसे हैं, कितने इसके लेवल्स होते हैं, और इसके बाद जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 5 से 6 जो ग्रुप्स हैं, लाइक अंकटाड हो गया, नाफ्ता हो गया, ठीक है, एशियन, सार्क, वो हम सारे कंप्लीट करेंगे आज की और कल की क्लास में। 2 क्लासेस लगाएंगे इस टॉपिक पे, जिसमें हम 5 तरह के ग्रुप्स लाइक सार्क वगैरह और उसके अलावा मीनिंग और लेवल्स को कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए भी, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स कंट्रीज मिलकर ग्रुप बन जाती हैं और आपस में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देती है। फ्री ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो भी रुकावटें आती है, मैंने आपको टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स बताए थे ना, तो वो बैरियर्स को कम कर देती है, आपस में अपने जो है टैक्सेस वगैरह कम कर लेती है ताकि फ्री ट्रेड हो सके। उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज भी हो सकती हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं कि जब हम आपस में ट्रेड करेंगे, मतलब अगर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस पर कोई भी बैरियर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। ये 6 लेवल्स पे होता है, वो मैं आपको भी करवाऊंगी इसी क्लास में, और इसके अलावा 2 या 1 जितना भी पॉसिबल हुआ वो आपको मैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी करवा दूंगी, अंकटाड वगैरह जो भी, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग। सो इन दिस, इसमें होता क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन अ जियोग्राफिक रीजन and after this no barriers prevail between group of countries, that is free flow of goods, services, factor production etc। वही बात आ गई। इसमें एक एग्रीमेंट होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में जो कि जियोग्राफिक रीजन में होती हैं, ठीक है, और उसके बाद इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी बैरियर नहीं होता इनके बीच में, प्रिवेल नहीं करता, ठीक है, बिटवीन ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो फ्री फ्लो होता है गुड्स का, सर्विसेज का, फैक्टर प्रोडक्शन का। तो यही इसका मीनिंग है, किसका, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इकोनॉमिक क्या कर लिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये कितने लेवल पे होता है बच्चे, 6 लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट है, नेट में क्वेश्चन आता है, उसमें पीजीटी में आता है, एक्सटेंट में भी पॉसिबल है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल्स है 6 लेवल्स पे हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपको लाइन वाइज ही याद करने हैं, देखो वैसे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। देखो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल पीटीए, प्रेफरेंस दे रहे हैं जब 2 या 2 से ज्यादा कंट्री मिलकर ग्रुप बना लेती हैं कि आपस में हम बैरियर्स को लो कर देंगे, खत्म नहीं किए, बैरियर्स कम किए, कम कर दिए टैक्सेस, तो वो क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, लोअर द बैरियर्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो सबसे पहले जब ग्रुप बनता है तो प्रेफरेंशियल बनता है, ठीक है, इन्होंने सिर्फ बैरियर्स कम किए हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या, फ्री हो गया, मतलब बैरियर्स यहाँ पे सिर्फ लो किए थे ना, यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सेकंड क्या है हमारा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या था, सिर्फ ग्रुप बनाया और आपस में जो ट्रेड बैरियर्स हैं लो कर दिए, ठीक है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि मेंबर कंट्रीज में जो बैरियर्स हैं वो खत्म ही कर दिए, जिसका मतलब है फ्री ट्रेड होगा, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई बैरियर्स नहीं है। तो प्रेफरेंशियल में हम बैरियर्स को लो कर रहे हैं, लेकिन फ्री ट्रेड में बैरियर्स को खत्म ही कर दिया कि कोई भी बैरियर्स नहीं है, तभी तो फ्री ट्रेड आ गया ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल ही फ्रीली होगा, इजी। फिर आ गया कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है ही है, एफटीए तो है ही है, प्लस हमने क्या किया, जो बाकी कंट्रीज हैं, जो हमारे नॉन मेंबर्स हैं, ग्रुप का पार्ट नहीं है, उनके साथ कैसे डील करना है वो भी सेम पॉलिसी बना ली। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 मिनट को मैंने करवा दिया था, वीडियो ही बंद हो गई थी, 1 सेकेंड, चलो। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ए बी सी 3 कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया, तो फ्री ट्रेड एरिया बना लिया, ठीक है। ये तो फ्री ट्रेड एरिया सिर्फ बनाया, जो बाकी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल डी के साथ, ई के साथ कैसे डील करना है, ये इनका इंडिविजुअल डिसीजन है, तो वो तो आएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। लेकिन अगर फ्री ट्रेड एरिया के साथ साथ इन्होंने ये भी एग्रीमेंट कर लिया कि डी और ई के साथ क्या पॉलिसी रखनी है, तो ये सेम पॉलिसी रखेंगे उसके साथ, तो वो किसका पार्ट है, कस्टम यूनियन बन गया कि वो फ्री ट्रेड तो कर ही रहा है और बाकियों के साथ कैसे डील करना है वो भी सेम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। सो ये क्या आ गया, फ्री ट्रेड एरिया प्लस एडॉप्शन ऑफ कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज, इजी। एंड फिर हमारा 4th नंबर पे आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट मतलब अब यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया भी है, एग्रीमेंट भी है,
प्लस इनमें क्या है कि साथ में अगर ये आपस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, यही होते हैं हमारे, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी फ्री है। तो ये किसमें आएगा, हमारे कॉमन मार्केट में। समझ आया? सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हमने बैरियर्स को सिर्फ लो किया। सेकंड, फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें बैरियर्स को खत्म ही कर दिया। फिर आ गया कस्टम यूनियन, बैरियर्स को तो खत्म किया ही किया, साथ में हमने क्या किया, नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ कैसे डील करना है उसकी भी सेम पॉलिसी अडॉप्ट की। और लास्ट में कॉमन मार्केट, जिसमें आपस में भी बैरियर्स खत्म कर लिए, दूसरों के साथ कैसे डील करना है वो भी आ गया, और साथ में आपस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी फ्री कर दी। तो कस्टम यूनियन प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और एक बार याद रखना, जो यूएसएमसीए है, ये ना पीवाईक्यू भी है, यूएसएमसीए मतलब यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा, इनका जो ग्रुप है मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। तो वो क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो इसका एग्जांपल है। इजी, इसको करो, फिर 5th और 6th लेवल करते हैं। नेक्स्ट है 5th वन, इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या है, अब हमने लास्ट 4th किया था कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या था, फ्री ट्रेड एरिया प्लस कस्टम यूनियन मतलब नॉन मेंबर्स के साथ कैसे डील करना है, प्लस फ्री फैक्टर प्रोडक्शन की मूवमेंट, ये तीनों थे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक यूनियन में सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज एडॉप्ट कर लेंगे, मतलब ऐसा ग्रुप जो फ्री ट्रेड एरिया भी कर रहा है, मतलब आपस में डील फ्रीली कर रहा है, कस्टम यूनियन भी है, नॉन मेंबर्स के साथ सेम तरीके से पॉलिसी एडॉप्ट कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फ्रीली आने जाने दे रहा है, और साथ में अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमने कल कितने इंडिया की 2 इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी, फिस्कल, है ना, वैसे ही सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज को एडॉप्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक यूनियन। एंड लास्ट वन इज पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन क्या है, इकोनॉमिक यूनियन की ये तो है ही है कि फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, फ्री फैक्टर प्रोडक्शन प्लस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब के साथ साथ कॉमन जुडिशियल बॉडी, मतलब गवर्नमेंट भी सेम, लॉ भी सेम, रूल्स रेगुलेशन भी सेम, तो मतलब ये तो एक ही कंट्री होगी ना। तो अभी तक कोई भी ऐसी इंटीग्रेशन नहीं है, ऐसा ग्रुप नहीं है जो पॉलिटिकल यूनियन हो। लेकिन जो ईयू है, ईयू क्या, यूरोपियन यूनियन, देखो ये ईयू अलग है, ये लेवल है, ये यूरोपियन यूनियन एक इंटीग्रेशन है जिसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी। तो जो ईयू है वो पार्शियल पॉलिटिकल यूनियन है, अभी तक कोई पूरा पॉलिटिकल यूनियन जो ग्रुप नहीं बना, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पूरी कंट्रीज में फ्री ट्रेड एरिया भी हो गया, कॉमन पॉलिसीज भी होगी, ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट भी सेम शेयर कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन सेम, तो वो नहीं है, ठीक है अभी तक। लेकिन ये सबसे हाईएस्ट लेवल है किसका, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल याद रखने हैं, ये लाइन वाइज लगाने के लिए भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें सिर्फ बैरियर्स को लो किया, राइट। फिर हमने किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हमने बिल्कुल ही फ्री कर दिया, बैरियर्स को खत्म ही कर दिया। फिर हमने किया कस्टम यूनियन, जिसमें हमने क्या किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो किया, साथ में नॉन मेंबर्स के साथ कैसे डील करना है उसकी भी सेम पॉलिसी आ गई। फिर हमने किया कॉमन मार्केट, कि हमने फ्री ट्रेड एरिया भी किया, नॉन मेंबर्स के साथ सेम पॉलिसी भी की, और साथ में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी फ्री फ्लो कर दिया, राइट। और फिर हमने किया कॉमन मार्केट के बाद अब किया इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें हमने कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी रख ली, और लास्ट वन में पॉलिटिकल यूनियन की पॉलिटिकल्स भी हमारा सब कुछ सेम हो गया। तो ये 6 लेवल ऐसे ही लाइन वाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, लाइन वाइज विद मीनिंग आपको ऐसे ही समझने हैं, ऐसे ही याद करने हैं। इसको करो, हम फिर आगे मैं आपको करवाती हूँ इसकी इकोनॉमिक यूनियन, सॉरी हाँ, यूरोपियन यूनियन करवाती हूँ आपको। तो जो सबसे पहला यूरोपियन यूनियन, मतलब हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ना है, वो है यूरोपियन यूनियन, आज तक का सबसे बड़ा, क्योंकि हमने पढ़ा ना सबसे बड़ा लेवल क्या है, पॉलिटिकल यूनियन, और ये ईयू क्या है, हाफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन, मतलब पार्शियल, है ना। तो इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या याद रखना है, लार्जेस्ट यूनियन है, लार्जेस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है आज तक का। कितनी मेंबर कंट्रीज है, आज करंट की बात करें तो 27, पहले इसमें 28 कंट्रीज मेंबर होती थी, लेकिन जो हमारा यूके है, ठीक है, उसने 2020 में इसको छोड़ दिया, मतलब इसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दी, इसीलिए अभी कितनी रह गई है, 27 कंट्रीज क्या है, मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन की। और इसकी कॉमन करेंसी भी है यूरो, ये जो कॉमन करेंसी भी यूज करते हैं यूरो, जो 27 में से 20 कंट्री यूज करती है, ठीक है, 27 में से 20 कंट्री अपनी जो है करेंसी ना यूज करके यूरो को ही यूज करती है एज अ कॉमन करेंसी। इजी, ये समझ आया। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब ये ध्यान रखना, ये ना थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है, इसकी हिस्ट्री कैसे बताती हूँ। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1951 में, देखो यूरोपियन यूनियन ऐसे ही नहीं कि एज स्टार्टिंग में यूरोपियन यूनियन बनाया और इतनी सारी कंट्रीज बन गई, लार्जेस्ट यूनियन बन गया, नहीं। 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, ये ध्यान में रखना भी, ये क्वेश्चन आता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी, 1951
1951 में, जिसमें ECSC मतलब यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी फॉर्म हुई थी बाय 6 कंट्रीज, फॉर्म्ड बाय 6 मेंबर कंट्रीज। सबसे पहले 1951 में स्टील कंपनी, जो कोल एंड स्टील कंपनी है, वो स्टार्ट की थी 6 कंट्रीज ने, ठीक है। उसके बाद 1957 में आफ्टर 6 इयर्स ट्रीटी ऑफ रोम में एक मीटिंग कह लो, संधि हुई, ठीक है, जिसमें 1957 में EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी बनाई गई, ठीक है। और उसको फिर जो हमारी यूरोपियन यूनियन है, इसको फ्री ट्रेड एरिया बना दिया गया। आ गया ना वही वाला सेकंड लेवल, फ्री ट्रेड एरिया बना दिया गया 1960 में बाय 7 कंट्रीज, ठीक है, इजी। और लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये भी समझो पहले, फ्री ट्रेड एरिया के बाद एक कस्टम यूनियन कब बनी है? 1967 में। 7 साल बाद कस्टम यूनियन, थर्ड लेवल आ गया, कस्टम यूनियन बन गई कि बाकी नेशंस के साथ हमने कॉमन पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, राइट। कॉमन पॉलिसी भी अडॉप्ट कर ली थी 1967 में। उसके बाद आ गया ट्रीटी ऑफ maastricht, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्चुअल ईयू बना। तो 1992 में एक्चुअली ईयू कब बना है? 1992 में ट्रीटी ऑफ maastricht में इकोनॉमिक यूनियन कह लो, क्योंकि यूरोप में है तो यूरोपियन यूनियन कह लो, बना। और एनफोर्स कब हुआ? 1993 में। तो ये वो सारे सिर्फ पॉइंट्स हैं जिससे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें मैंने ज्यादा कोई होच पोच नहीं किया, डायरेक्ट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। तो क्या याद किया हमने? ईयू लार्जेस्ट यूनियन है, मेंबर कंट्रीज, मेंबर कितने हैं? 28 हो गए थे 2020 में, यूके ने छोड़ दिया मेंबरशिप, ठीक है। करेंसी यूरो है, जिसमें से 27 में से 20 जो है कंट्रीज यूज करती हैं। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई सबसे पहले 1951 में, 6 साल बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम हुआ। 1967 में इसको फिर क्या, पहले 61 में फ्री ट्रेड एरिया बनाया, 60 में, और 67 में कस्टम यूनियन बनाया, और 1992 में इसको एक्चुअल यूरोपियन यूनियन बना दिया, जो कि एनफोर्स में कब आया? 1993 में। ये सब आपको याद करना है, बहुत ईजी है, सिंपल से पॉइंट है, इसको लिख लो, फिर सेकेंड करते हैं। सो नेक्स्ट जो हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो है सार्क, है ना। सो आज का लास्ट है वैसे ये। सार्क की फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सिंपल सी यही आ जाएगी। अब एशियन की जगह कुछ और दे दिया, एसोसिएशन की जगह 4 रुपए कोई और वर्ड दे दिया, तो ठीक है, ये भी आ सकती है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बना, तो साउथ एशियन एसोसिएशन हुई किसके लिए? फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। सो अगर बात करें ऑर्गेनाइज हुआ साउथ एशियन नेशन के लिए, कब बना है? 8 दिसंबर 1985, इंपॉर्टेंट है भाई, 8 दिसंबर 1985 को बना, इसीलिए सार्क का चार्टर डे भी 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। कब बना? 8 दिसंबर 1985, और 8 दिसंबर को ही सार्क का चार्टर डे भी मनाया जाता है, इजी। जब इस्टेब्लिशमेंट हुई तो फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 7 फाउंडिंग मेंबर थे, 7 मेंबर्स, ऑब्जर्वर थे 9, फाउंडिंग मेंबर 7 मेंबर्स, ऑब्जर्वर थे 9, लेकिन आज के टाइम में मेंबर्स कितने हो गए? 8। कि ये फाउंडिंग मेंबर्स तो हैं ही, ये सारे मेंबर्स, ऑब्वियस सी बात है, साथ के साथ तो हैं ही। साथ में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है कब? 2007 में, ठीक है। सार्क को हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। तो इंपॉर्टेंट क्या है? फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन नेशन के लिए बना कब? 8 दिसंबर 1985, इसीलिए 8 दिसंबर को ही सार्क चार्टर डे मनाया जाता है। फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 7, उसमें से एक अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन हुआ, तो आज मेंबर कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। और ऑब्जर्वर कितने थे? 9। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ये क्वेश्चन भी आया था पीवाईक्यू में, काठमांडू, नेपाल, ये जब मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया था, इजी, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बोल देती हूँ कि मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। वैसे तो देखो इतना इनफ है, लेकिन कई बार पता नहीं लगता, तो एक बार आप माइंड से मतलब रिवाइज जरूर कर जाना, गूगल से देख के एक बार मैं भी बोल देती हूँ। मेंबर नेशन कौन कौन है? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तो साथ में ये थे 7, और अब क्या आ गया? अफगानिस्तान 2007 में, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर पता लग गए। फाउंडिंग मेंबर जो मैंने पहले 7 बोले, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और ऑब्जर्वर्स की बात करूं तो 9 ऑब्जर्वर कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या थे? ऑब्जर्वर। इजी है, इसको एक बार लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, जाने से पहले 2-3 बार देख जाना, अगर याद भी जाता है तो इजीली हो जाएगा, एमसीक्यू है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, इजी। तो ये 2 हो गए। कल की क्लास में भी मिस मत करना, कल की क्लास में हम अंटार्ड को पूरा करेंगे, नाफ्ता को, एशियन को, और साथ में 1-2 टर्म्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट या टॉपिक वो कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तब तक के लिए इसको करो, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face.
Tell me that you love me, even